अब विषय है अशोक के दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख। इनकी संख्या 14 है और यह 8 स्थानों से मिले हैं। नंबर 1 शहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान में है। नंबर 2 मानसेहरा, ये हजारा जिला पाकिस्तान में है। नंबर 3 कालसी या देहरादून उत्तराखंड में है। नंबर 4 गिरनार या जूनागढ़ गुजरात में है। नंबर 5 धौली या पुरी जिला उड़ीसा में है। नंबर 6 जौगढ़ या गंजाम जिला उड़ीसा में है। नंबर 7 एरागुड़ी या कर्नूल जिला आंध्रा में है। और नंबर 8 सोपारा या थाना जिला महाराष्ट्र में है। यह 8 स्थान है जहाँ से अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हुए हैं। इनमें 2 स्थान जो धौली और जौगढ़ के शिलालेख हैं, यहाँ पर 14 शिलालेखों में से 11, 12, 13 शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। इनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग लेख कहा जाता है। कलिंग लेख की बात करें तो प्रथम पृथक लेख में अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूं। इसमें निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्यों को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं इस उद्देश्य से प्रति 5वें वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। उज्जैन एवं तक्षशिला में 3-3 वर्ष के अंतर पर यह महामात्य दौरा करेंगे। द्वितीय पृथक कलिंग लेख में कहा गया है, जिसमें सीमांत प्रदेश के अधिकारियों से को निर्देश दिए गए हैं कि सीमांत प्रदेशों की जो अविजित जातियां हैं उनके बारे में कहा गया है कि सम्राट की इच्छा है कि वह उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह अन्य मनुष्यों के बारे में भी मेरी इच्छा यही है। अशोक के 14 वृहद शिलालेखों की अगर बात करें तो पहले वृहद शिलालेख में पशु हत्या व उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें अशोक ने कहा है कि उसके रसोई घर में जो हजारों जीवों की हत्या की जाती थी, अब उनमें से आगे सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण ही मारे जाएंगे और जिन्हें भी भविष्य में बंद कर दिया जाएगा। दूसरे वृहद शिलालेख में समाज कल्याण संबंधी कुछ कार्य बताए गए हैं जो धम्म के कार्यों में निहित हैं। इसमें 2 प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है, एक मनुष्यों की और दूसरी पशुओं की। इसमें अशोक अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी क्षेत्रों का उल्लेख करता है। तीसरे वृहद शिलालेख में ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदारता को एक विशेष गुण तथा माता पिता की सेवा करना, अल्प व्यय करना एवं अल्प संचय करना को अच्छा कार्य बताया गया है। इसमें अशोक ने लिखा है कि मेरे साम्राज्य में सभी जगह युक्त राजकों व प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरा करें, जिससे वह प्रजा को धर्म की और अन्य कार्यों की शिक्षा दे सकें। चौथे वृहद शिलालेख में धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि धम्म नीति द्वारा अनैतिकता तथा ब्राह्मण श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा, मित्रों संबंधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार एवं इसी प्रकार के अन्य गलत प्रवृत्तियों पर रोक लग सकती है। पशु हत्या भी बहुत हद तक रोकी जा सकती है। 5वें वृहद शिलालेख में पहली बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों की चर्चा की गई है। 6ठा वृहद शिलालेख, जिसमें महामात्यों के लिए आदेश है कि शिलालेख के दूसरे भाग में सजग एवं सक्रिय प्रशासन व सुचारू व्यापार का उल्लेख है। इसमें धर्म लिपियों को खुदवाने का उद्देश्य बताया गया है कि पाषाण पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे तथा उसके परवर्ती पुत्र पौत्र आदि प्रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए उसका अनुसरण कर सकेंगे। इस 6ठे वृहद शिलालेख में ही लिखा हुआ है कि किसी समय चाहे मैं खाता रहूं या शयनगार में रहूं, मैं जहां भी रहूं, प्रतिवेदक प्रजा की दशा से मुझे अवगत कराएं। मैं सर्वत्र प्रजा कार्य करूंगा। सब लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है और इसके पीछे मूल उद्देश्य कार्य की तत्परता है। 7वें वृहद शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान है। 8वें वृहद शिलालेख में कहा गया कि सम्राट अब विहार यात्रा को त्याग धम्म यात्रा करेंगे तथा विभिन्न वर्गों से संपर्क करेंगे। 9वें वृहद शिलालेख में
जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। पत्नियों व माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है और समारोहों की व्यर्थता की बात कहता है। 10वें बृहत शिलालेख में ख्याति व गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार प्रकट किया गया है। 11वें बृहत शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा मित्रों के प्रति उदारता पर बल दिया गया है। 12वें बृहत शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। इसमें लिखा है, जो कोई भी अपने धर्म का आदर करता है और अपने धर्म के प्रति लगाव के कारण दूसरों के धर्म का अनादर करता है, वह इस प्रकार स्वयं अपने ही धर्म को अधिक हानि पहुंचाता है। 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग की लड़ाई और वहां के विनाश का वर्णन है। यहाँ अशोक के युद्ध विरोधी विचार हैं। इसमें युद्ध की त्रासदी का विस्तृत वर्णन किया गया है और इससे संकेत मिलता है कि वह युद्ध का विरोधी क्यों हो गया। इसमें अशोक ने सीमावर्ती राज्यों की सूची दी है, जिसमें कंबोज, भोजक, आंध्र, नाभक आदि का उल्लेख है। इसमें अशोक के समसामयिक 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। नंबर 1 एंटियोक अर्थात एंटियोकस द्वितीय जो सीरिया का राजा है। नंबर 2 तुर्मै अर्थात फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय जो मिस्र का राजा है। अंतिकिन अर्थात एंटीगोनस जो मकदूनिया का राजा है, यह नंबर 3 है। नंबर 4 मक अर्थात मागस जो सीरिन का राजा है। नंबर 5 अलेक्सुंदर अर्थात अलेक्जेंडर जो एपिरस का राजा है। इसी अभिलेख में लिखा है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में देवनाम पियदस्सी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की है। अशोक के 14वें बृहत शिलालेख में लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बारंबार प्रेरणा दी गई है। इसी या 14वें बृहत शिलालेख में ही यह कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में है, क्योंकि हर बात नहीं लिखवाई गई है। इसी में आगे यह भी लिखा हुआ है कि कुछ लेखों में अपूर्ण लेख, लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष हो सकता है। अशोक के ये जो 14 बृहत शिलालेख हैं, ये एक ही पत्थर पर 14 बातों के रूप में उत्कीर्ण है और ऐसे पत्थर 8 स्थानों से मिले हैं, जिसमें हम देख सकते हैं धौली और जौगढ़ वाले जो स्थान हैं वहाँ पर एक ही पत्थर में 11, 12, 13 की जो बातें या लेख हैं वो उत्कीर्ण नहीं हैं। उनकी जगह 2 पृथक कलिंग लेख उत्कीर्ण किए गए हैं।